हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो आजकल हमने न्याय दर्शन कल से जिसकी शुरुआत कर दी है, उसका आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से निश्चित ही आप थोड़ा सा समझने में मुझे लग रहा है, थोड़ा सा इसमें शब्दों की क्लिष्टता है उसको सरल से सरलतम बनाने की मैं कोशिश करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ये सब जो दर्शन है थोड़ा सा इनको कहा जा सकता है कि इसमें थोड़ी सी साहित्यिक हिंदी या बहुत क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आप थोड़ा सा हो सकता है कि ना समझ पा रहे होंगे, तो हम इसे करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, प्रमा और अप्रमा का स्वरूप देखते हैं। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा गया है, तो एक विशेष शब्द दे दिया गया है, यानी यथार्थ ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है उसको प्रमा कहा गया है। वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना जिस रूप में वस्तु है, प्रमा है। ठीक है, रस्सी को रस्सी के रूप में ग्रहण करना प्रमा है, घड़े को घड़े के रूप में ग्रहण करना प्रमा है। स्मृति यानी मेमोरी को प्रमा का दर्जा नहीं प्राप्त है। पहले के ज्ञान का स्मरण स्मृति है, अनुभव वह ज्ञान है जो स्मृति से भिन्न है। यानी एक्सपीरियंस को आपका जो एक्सपीरियंस है, जो भी आप अनुभव करते, जो चीज़ें आपके अनुभव में आ जाती हैं, उनको बता रहे हैं, उसको प्रमा नहीं बताया गया है। ठीक है, और बता रहे हैं कि इससे भिन्न है, एक तरह से ये भी कह दिया गया है ना। मेमोरी को प्रमा नहीं कहा गया है। अनुभव यानी एक्सपीरियंस वह ज्ञान है जो स्मृति से भिन्न है। यथार्थ अनुभव प्रमा है, यानी कि जो यथार्थ अनुभव है, यानी जो रियल एक्सपीरियंस है, उसको प्रमा कहा है। कह रहे हैं चूँकि स्मृति का अनुभव नहीं होता है, इसलिए स्मृति प्रमा नहीं है। अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा की संज्ञा से अभिहित किया गया है, यानी अयथार्थ का मतलब जो वास्तविक नहीं है। ठीक है, जो हमें कभी कभी होता है ना कि प्रतीत होना और उसका रियल में होना, इसमें फ़र्क हो जाता है ना, वही है। अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा गया है, इसके विपरीत अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहा गया है। संशय, भ्रम और तर्क अप्रमा की कोटि में आते हैं। तो ये तीन इन्होंने जो हमने जो जाना था कि 16 तरह का उन्होंने पदार्थ बताया था, वस्तुओं के बारे में बताया था ना, तो वही चीज़ें इसमें भी आ गई। जैसे इसमें संशय, भ्रम और कह रहे हैं कि इसको हम अप्रमा की कोटि में रख रहे हैं, संशय, भ्रम और तर्क को। तर्क यानी लॉजिक को। जब हम किसी वस्तु में ऐसे गुणों की कल्पना करते हैं जिसका अस्तित्व वस्तु में नहीं है, तब वह ज्ञान अप्रमा कहा जाता है। जब हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तब यह ज्ञान अप्रमा है। कभी कभी आप देखिए, सोच में जब आप डूब जाते हैं तो एक चीज़ ही हमें दो रूप में दिखती है ना, दो दिखती है या चार कभी। तो जब हम बहुत डीप सोच में चले जाते हैं और आँख एकदम किसी वस्तु पर टिक जाती, लगता है कि हम उस तरफ सोच रहे हैं, उस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो आप ये समझ पाते हैं। तो ये सब इंद्रियों का ही है ना, इंद्रियों का ही सही से ना काम करना या कहीं और मग्न हो जाना किसी और दुनिया में, तो भी ऐसा होता है। जैसे कई बार हम लोग क्लास में बैठे हुए होते थे तो टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं, कहीं और ध्यान होता था ना। इसी तरह का ये सो अप्रमा कहा जाएगा, क्योंकि रस्सी में सांप का गुण समाविष्ट नहीं है। पीलिया के रोगी का शंख को पीला देखना अप्रमा है, वही बता रहे हैं ना। इसके विपरीत शंख को सफ़ेद रूप में देखना प्रमा है। संशय यानी डाउट अनिश्चित ज्ञान है। जब मन दो कोटियों के बीच विद्यमान दिखता है, तब वह संशय। अब संशय आप समझ ही रहे, डाउट हो जाना, मतलब ये है कि कुछ अलग है, इस पर बुद्धि का एकाग्र ना हो पाना, कि इसमें डाउट में रहना, जाएं कि ना जाएं, इस तरह के जो थॉट्स आते हैं ना, ये सारी चीज़ें। या आदमी है या खंबा, उपरोक्त ज्ञान संशय का उदाहरण है। भ्रम यानी इल्यूजन, अयथार्थ प्रत्यक्ष है। रस्सी को सांप के रूप में देखना भ्रम है।
तर्क के द्वारा किसी बात को परोक्ष ढंग से सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर से धुआं को देखकर कहता है कि वहाँ आग है। जब उसका प्रतिपक्षी इसका विरोध करता है तब वह कहता है कि यदि आग नहीं रहती तब धुआं भी नहीं होता। इसे तर्क कहा गया है। तर्क के द्वारा वस्तु का अनुभव नहीं होता। चूंकि तर्क से निश्चित ज्ञान नहीं होता इसलिए इसे अप्रमा की कोटि में रखा गया है। अब देखिए ये सब इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का भी मतलब समझ लीजिए। होता क्या है, जब हम किसी विशिष्ट ज्ञान, किसी दर्शन के बारे में अंदर जाते हैं, डीप जाते हैं, तो उनमें कुछ विशिष्ट शब्दों का भी प्रयोग होता है जो उन्होंने खोजा अपने दर्शन के माध्यम से। यानी कुछ उनको अनुभूति हुई है ना, और फिर उन्होंने उसको एक शब्द दे दिया। ठीक है, तो शब्द भी पदार्थ में हमने जाना था ना, तो 16 जो पदार्थ न्याय दर्शन में बताया गया उसमें शब्द का भी अपना एक महत्व है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप में बहुत विशिष्ट अर्थ रखती हैं। और आप ये भी जान पा रहे होंगे कि जब हम वाद विवाद भी करते हैं तो बहुत सारे तर्कों को रखते हैं, तो वही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो तर्क को बता रहे हैं कि जब मान लीजिए धुआं कहीं उठ रहा है तो किसी व्यक्ति ने कहा कि धुआं उठ रहा है, इसका मतलब आग भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने तर्क के माध्यम से बताया। तो कह रहे हैं तर्क के द्वारा वस्तु का अनुभव नहीं होता, चूंकि तर्क से निश्चित ज्ञान नहीं होता इसलिए इसे अप्रमा की कोटि में रखा गया है। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में ग्रहण करना प्रमा है। प्रमा की 3 विशेषताओं का न्याय दर्शन में निरूपण हुआ है। ठीक है, प्रमा की पहली विशेषता अनुभव, कह रहे अनुभव हो जाना ना। ठीक है, मान लीजिए कि हम घड़े का जो हमारे सामने विद्यमान है साक्षात अनुभव हो रहा है, इसीलिए यह प्रमा है। प्रमा की दूसरी विशेषता असंदिग्धत्व। ठीक है, यानी कि इसमें क्लिष्ट शब्द आ गया ना, इसमें मतलब कि किसी चीज़ का निश्चित हो जाना। ठीक है, यानी आपको संदिग्धता नहीं है। ठीक है, जैसे कि बता रहे उपरोक्त उदाहरण में हमें घड़े का असंदिग्ध रूप से अनुभव हो रहा है, इसलिए इसे प्रमा की कोटि में रखा जा सकता है। प्रमा की तीसरी विशेषता है यथार्थ तत्व। यथार्थ तत्व का मतलब क्या हो गया, उसको उसी रूप में देखना, ज्ञान को उसी रूप में जानना। उपरोक्त उदाहरण के अनुसार हम घड़े का निश्चित ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, हमें घड़े का निश्चित ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यह प्रमा हो जाएगा। इसके फॉर्म्स जान लीजिए, यानी प्रकार। प्रमा के प्रकार, प्रमा 4 प्रकार का होता है। तो क्या क्या बता रहे, प्रत्यक्ष, अनुभूति, ठीक है, शब्द और उपमिति। ठीक है, प्रमा की प्राप्ति जिस साधन के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहा जाता है। न्याय कि यहाँ न्याय का मतलब न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण 4 हैं। तो क्या क्या बता दिया, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पदार्थों के बारे में बताया था। तो जब हम पूरी श्रृंखला की स्टडी करते हैं तो ये पाते हैं कि शब्द भी कह सकते हैं कि अपने आप में एक तरह से माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम। हम समझ पा रहे हैं कि हम शब्दों के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जो भी संप्रेषण कम्युनिकेशन की हिंदी होती है वो होता ही है। और जो भी हमें व्यक्त करना है, अभी भी हम जो चल रहा है हमारे बीच में, तो शब्दों के माध्यम से ही तो ये सेशन कंडक्ट हो पा रहा है। ठीक है, अब प्रमा के अंग जान लीजिए। फॉर्म्स तो हमने जान लिए, यानी प्रकार जान लिए। प्रकार में क्या है, प्रत्यक्ष, ठीक है, दूसरा अनुमान, शब्द और उपमान बता दिया। ठीक है, अब प्रमा के अंग जानिए। पहला है प्रमाता, यानी नोवर। ज्ञान आत्मा का गुण है। यथार्थ ज्ञान प्रमा की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला हो, यानी कोई ज्ञान ग्रहण करने वाला हो, ज्ञान को जानने वाला हो। ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहते हैं। प्रमा की उत्पत्ति के लिए किसी चेतन मनुष्य का रहना आवश्यक है, यानी कॉन्शियसनेस इज मस्ट। ठीक है, दूसरा प्रमेय, यानी ऑब्जेक्ट जिसका हम नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, ज्ञान किसी न किसी विषय का होता है। प्रमाता को शून्य का ज्ञान नहीं हो सकता। प्रमाता को ज्ञान की अनुभूति तभी होती है जब कोई ना कोई विषय हो, कोई ना कोई विषय होगा, उस पर हम ध्यान अपना दे रहे होंगे, उसके बारे में जान रहे होंगे। एक तो नोवर यानी जो जान रहा है, एक होता है जिसका ज्ञान हो रहा है हमें। ठीक है, दूसरे शब्दों में ज्ञान की सार्थकता के लिए कुछ विषय का रहना अनिवार्य है।
ज्ञान के विषय को ही प्रमेय कहा जाता है। तीसरा आ गया प्रमाण। प्रमाण आप समझ ही रहे हैं, प्रमाता और प्रमेय के रहने के बावजूद ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान का कोई साधन नहीं हो। ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। ठीक है। ज्ञान के विभिन्न प्रकारों जिनकी चर्चा ऊपर हुई है निम्नलिखित तालिका में। आप तालिका समझ लीजिए क्या बताया। पहला आया ज्ञान। ज्ञान को किस दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो क्या आया, अनुभव और स्मृति। अनुभव में क्या आ रहा है, अनुभव का में यथार्थ और या अयथार्थ आ गया। तो यथार्थ में क्या बता रहे, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। ठीक है। और अयथार्थ में क्या बता दिया, संशय, भ्रम और तर्क। जो हमने पहले पढ़ा था वही यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से समझा दिया गया है। अब जानिए प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है यानी प्रत्यक्ष को हम अभी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसको आधा ही जान रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। कल हम इसको पूरा कर लेंगे। तो जहाँ तक आज हम लेने वाले हैं वो हम बता देते हैं। इसका पहले नेचर जान लीजिए और डेफिनेशन क्या है। परसेप्शन यानी उसकी प्रत्यक्ष को बता रहे हैं, परसेप्शन बता रहे हैं। ऐसे तो इसका दृष्टिकोण भी होता है ना। तो कई बार ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कुछ अलग अलग हो जाता है। ठीक है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष पहला प्रमाण है। न्याय दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष पर जितनी गंभीरता से विचार किया है उतनी गंभीरता से पाश्चात्य दार्शनिकों ने नहीं किया है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का अत्यधिक महत्व है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का प्रयोग ज्ञान के साधन के अतिरिक्त साध्य के रूप में भी हुआ है। प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी प्रत्यक्ष ही कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का प्रयोग कह रहे प्रमाण तथा प्रमा दोनों के अर्थों में हुआ है। प्रत्यक्ष की यह विशेषता अन्य प्रमाणों में नहीं देखने को मिलती है। प्रत्यक्ष ज्ञान संदेह रहित है या यथार्थ और निश्चित होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को किसी अन्य ज्ञान के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष स्वयं निर्विवाद है, इसलिए कहा गया है प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। ठीक है। ओके। प्रत्यक्ष की अन्य विशेषता यह है कि प्रत्यक्ष में विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने कहा आज कॉलेज बंद है। इस कथन की परीक्षा कॉलेज जाने से स्वतः हो जाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का प्रमेय से साक्षात्कार होता है। प्रत्यक्ष की यह विशेषता अन्य प्रमाणों में नहीं पाई जाती है। प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाणों का प्रमाण कहा जाता है। सभी ज्ञान, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति इत्यादि किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष पर आश्रित हैं। प्रत्यक्ष के बिना इन प्रमाणों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः प्रत्यक्ष ही इन प्रमाणों को सार्थकता प्रदान करता है। प्रत्यक्ष स्वतंत्र और निरपेक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष की यह विशेषता उसे अन्य प्रमाणों से अलग करती है क्योंकि अन्य प्रमाणों का सापेक्ष माना जाता है। इन्हीं सब कारणों से प्रत्यक्ष की महत्ता न्याय दर्शन में अत्यधिक बढ़ गई है। पाश्चात्य तार्किक मिल ने भी प्रत्यक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उनके मतानुसार प्रत्यक्ष ही आगमन का एकमात्र आधार है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। बाकी हम इसका जो पार्ट है वो कल कवर करने वाले हैं। आज का ज्ञान आपको समझ में आ गया है। मैंने इसको बहुत सरल तरीके से एक एक शब्द, एक एक लाइन को अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ संशय हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है तो दोबारा से वीडियो देखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं कि जो भी आपको डाउट हो रहा है। ठीक है। कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं निश्चित ही आपके डाउट का निराकरण करूँगी। ठीक है। तो कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि सब दर्शनों में न्याय दर्शन का अपना महत्व है। हम न्याय दर्शन में प्रवेश कर गए हैं। इसके गुण अर्थ को जानते रहेंगे, अपने ज्ञान का जो कोश है उसको बढ़ाते रहेंगे, और इसी तरह हम नए नए सेशंस को भी लाते रहेंगे। कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।